बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी बस्ती में एक जाबिर नामी शख्स रहा करता था। वह पेशे के लिहाज से एक ठग था और इसका पूरा खानदान नस्ल दर नस्ल लोगों को ठगी लगाता हुआ आ रहा था। एक शाम अपने सर पर बोरी उठाए हुए वह बाजार से वापस आ रहा था कि तभी इसकी मुलाकात एक दूसरे शख्स से हुई। यह दूसरा शख्स भी एक बहुत बड़ा ठगबाज आदमी था और इसके सर पर भी राख से भरी एक बोरी थी। जाबिर ने तज्जुब से पूछा, भाई तुम्हारी बोरी में क्या है? सुफियान ने चालाकी से जवाब दिया, मेरी बोरी में काफूर भरा है और तुम्हारी बोरी में क्या है? जाबिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें तो जाफरान भरा है, अगर चाहो तो मुझसे बदल लो। सुफियान ने फौरन कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं यह काफूर तुम्हें दे देता हूँ और बदले में तुम्हारा जाफरान ले लेता हूँ। दोनों राजी हो गए और आपस में बोरियां बदल ली। जाबिर खुशी खुशी घर पहुँचा और अपनी बीवी आमना से बोला, देखो आज मैंने क्या जबरदस्त सौदा किया, बेकार छूने पत्थर के बदले कीमती काफूर की बोरी ले आया हूँ। इधर सुफियान भी घर जाकर अपनी बीवी फातिमा से शेख ही बगाड़ने लगा। दुनिया में कुछ लोग वाकई अक्लमंद होते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। देखो एक बेवकूफ को राख की बोरी देकर जाफरान की बोरी हथिया ली। दोनों घरों में खुशी का समा था, लेकिन जैसे ही बोरियां खोली गई, एक में चूना पत्थर और दूसरी में राख देखकर सब दंग रह गए। दोनों ठगों के मुंह लटक गए और इनकी बीवियां इन पर बरस पड़ी। अक्ल के दुश्मन तुमसे ना कुछ बनता है ना संभलता है, पर शेखी जरूर बघारते हो। लानत हो तुम पर, ठग होकर भी किसी और से ठग गए। कुछ दिन बाद दोनों ठग बाजार में दोबारा आमने सामने आ गए। जैसे ही इनकी नजरें मिली वह जोर से हंस पड़े। इस बार वह दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वह अकेले अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करेंगे। दोस्ती को मजीद पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को अपने हाथों से मीठा खिलाया। सुफियान मुस्कुराते हुए बोला, भाई जब हम जैसे ठग हाथ मिला लें तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता और हर तरफ हमारी ही धूम होगी। सुफियान ने भी कहा, हीरे मोती और सोना चांदी तो कोई भी चोरी कर सकता है, हम तो आलम के सर का दस्तार और औरत की आँख का सुरमा भी चोरी करेंगे और किसी को कानों कान खबर न होगी। दोनों ठगों ने अपना पहला शिकार चुन लिया। एक दौलतमंद बूढ़ी औरत जैनब दौलतमंद तो थी मगर बुढ़ापे ने इसकी कमर तोड़ दी थी। ठगों ने पहले गांव वालों से इसके बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल की, फिर सीधा इसके घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने जैनब को देखा वह झुककर बोले, अम्मा जी शादी के बाद आप तो अपने मायके वालों को बिल्कुल भूल गई, लेकिन हम आपको नहीं भूले। हमारे बेटे की शादी है, आपको जरूर जाना होगा। आप घर की सबसे बड़ी हैं, आप ही सारे कामों की देखभाल करेंगी। बस जल्दी से तैयार हो जाएं और हमारे साथ चलें। ये सच था कि जैनब बरसों से अपने मायके नहीं गई थी। इसका मैका बहुत दूर था और घर का काम किसके भरोसे छोड़ती। ठग भतीजों की बातें सुनकर इसका दिल भर आया। बरसों बाद अपने भतीजों को सामने देखकर इसका दिल बाग बाग हो गया। जैनब ने बड़े प्यार से उन्हें सोने की कटोरी में तेल दिया और अपने बेटे हसन से कहा, बेटा इन दोनों को तालाब तक ले जाओ, आराम से नहाकर ताज़ा हो आए। ठगों ने तेल से अपने जिस्म की मालिश की, तालाब पर नहाया और वापसी में सोने की कटोरी को एक झाड़ी के पीछे छिपा दिया। तालाब से लौटते ही एक ठग ने जोर से शोर मचाया, अम्मा जी हम तो लुट गए। एक कौवा झपटा मारकर सोने की कटोरी ले उड़ा। घर लौटकर जैनब के बनाए हुए खाने को खाते हुए दोनों ठगाहें भरते हुए बोले, अम्मा जी कौवे बड़े चालाक होते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बस कुछ ना कहो। हमने कटोरी किनारे पर रख दी और नहाने तालाब में उतर गए। तभी एक कौवा आया, इसने झपट्टा मारा और कटोरी ले उड़ा। हम इसके पीछे भागे मगर वह तेजी से उड़ता हुआ आंखों से ओझल हो गया। हम तो सर पीट कर रह गए। जैनब का बेटा हसन यह सब देख रहा था। वह इनकी चालाकी समझ चुका था लेकिन कुछ बोला नहीं। सोने की कटोरी खोने का जैनब को गहरा दुख था। इसके दिल में पछतावा था कि इसने उन्हें चांदी, तांबे या पीतल की कटोरी क्यों ना दी। सोने के नुकसान को इसने बदशगुनी समझा और फैसला किया कि अब वह शादी में नहीं जाएगी। इसने अपनी जगह अपने बेटे हसन को भेजने का फैसला किया। हसन घोड़े पर सवार होकर इन ठगों के साथ रवाना हो गया। रास्ते में चलते चलते ठगों ने हसन से कहा, भाई हमें तो बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास तो बहुत से जेवरात हैं, अगर तुम कोई छोटा सा जेवर गिरवी रख दो तो हम अच्छा खाना खा सकते हैं। हसन मुस्कुराते हुए बोला, कीमती चीज क्यों गिरवी रखूं? इंसान तो लाचारी में ऐसा करता है। यहाँ मेरी अच्छी जान पहचान है, जैसा तुम कहोगे वैसा खाना मैं खिलाऊंगा। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, जब कोई तुमसे पूछे एक या दोनों तो तुम हमेशा यही जवाब देना, दोनों। ठीक है, ठग राजी हो गए। वह सोचने लगे
कि 1 से 2 हमेशा बेहतर होते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। फिर हसन एक गांव के जागीरदार के पास पहुंचा और अकेले में कहा, सेठ जी, मैं आपके लिए 2 मजदूर लाया हूँ। यह उम्र भर आपके गुलाम रहेंगे। यह ताकतवर भी हैं और खेती बाड़ी का सारा काम जानते हैं। आप मुझे बस अच्छी सी रकम दे दें। जागीरदार ने ठगों को देखा और मुतमईन होकर पूछा, 1 या दोनों? ठगों ने फौरन जवाब दिया, 2। जागीरदार बोला, बहुत अच्छा, मुझे मंजूर है। हसन रकम लेकर चुपके से वहाँ से चलता बना। ठग समझ रहे थे कि वह खाने का बंदोबस्त करने गया है। उन्हें ख्वाब में भी ख्याल न आया कि हसन ने उन्हें बेच दिया है। अब वह जागीरदार के गुलाम बन गए थे। ठगों को बाग में काम करने के लिए ले जाया गया। उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जागीरदार ने इनकी एक न सुनी और उन्हें धमकाया। अब जाकर ठगों को एहसास हुआ कि ज़ैनब का भोला सा लगने वाला बेटा हसन इनसे कहीं बड़ा ठग निकला। वह जागीरदार के पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाए, सेठ जी, हमने जिंदगी में कभी काम नहीं किया। हम कोई मामूली घराने के नहीं हैं। इस लड़के ने हमें खाने की दावत दी थी। हमें क्या मालूम था कि वह हमें बेच देगा। जागीरदार इनकी बातों से नरम ना हुआ और सख्त लहजे में बोला, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हारे उच्च भारी रकम अदा की है। जज्बाती बातों से कारोबार नहीं चलता। ठग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, इसने आपको भी धोखा दिया और हमें भी। बराहे करम किसी को हमारे साथ भेज दें। हम इस दगाबाज को ढूंढ निकालेंगे और आपकी रकम वापस कर देंगे। जागीरदार को इनकी बातों पर कुछ यकीन हो गया। इसने इस बदमाश को ढूंढने के लिए अपने एक नौकर को इनके साथ कर दिया। इधर हसन तेजी से घोड़ा भगाता हुआ अगले गांव पहुंचा। वहां वह एक हलवाई की दुकान पर रुका और दोनों हाथों से मिठाइयाँ खाने लगा। यह देखकर दुकानदार हैरान रह गया। इसने कहा, अगर तुम्हें मिठाइयाँ इतनी पसंद है तो पहले पैसे अदा करो, फिर जी भर कर खाओ। हसन बोला, अरे कैसी बातें करते हो दोस्त, मेरा नाम उस्मान है। जाकर अपने बाप से कहो कि उस्मान मिठाई खा रहा है और पैसे नहीं दे रहा। वह समझ जाएंगे कि मैं इनका दोस्त हूँ। दुकानदार दौड़ता हुआ अपने बाप के पास पहुँचा और अजीबोगरीब उस्मान की करतूत बताई। ये सुनते ही हलवाई गुस्से से भड़क उठा, बेवकूफ, एक चींटी भला कितनी मिठाई खा लेगी और तू अहमक दुकान यूं ही खाली छोड़ आया। जा फौरन वापस जा और दुकान संभाल। इधर मौका से फायदा उठाकर हसन ने मिठाइयों से थैला भर लिया, फिर घोड़े पर चढ़ा और आंखों से ओझल हो गया। रास्ते में हसन की नजर एक बूढ़ी औरत फाखिरा और इसकी खूबसूरत बेटी आयशा पर पड़ी। आयशा की खूबसूरती देखकर वह इस पर फरफ्ता हो गया। अचानक वह आयशा के पास गया, उसे झट से घोड़े पर बिठाया और घोड़े को ऐड लगाई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि फाखिरा को समझने में ही देर लग गई कि क्या हुआ। जैसे ही इसके ओसान वापस आए, वह चीखने ही वाली थी कि हसन जोर से चिल्लाया, अपनी बेटी की फिक्र न करो, मेरा नाम दामाद है। ये सुनकर फाखिरा सीना पीट पीट कर रोने लगी। शोर सुनकर थोड़ी ही देर में गाँव वाले वहाँ जमा हो गए। फाखिरा बार बार रोते हुए बोली, हाय मेरी बेटी को दामाद उठा कर ले गया, अब मैं किसका सहारा लूं? लोग हंसते हुए बोले, अरे फाखिरा, अगर तेरी बेटी को दामाद ले गया तो इसमें रोने की क्या बात है? बेटी अब बड़ी हो गई है, क्या सारी उम्र उसे घर में ही बिठाए रखेगी? तेरा दामाद आखिर कब तक सब्र करता? इसने तो ठीक किया। हसन आयशा को लेकर जंगल में पहुंचा और कुछ देर आराम करने के लिए रुका। आयशा को भी इसका साथ अच्छा लग रहा था। वह घोड़े से उतर ही रहे थे कि अचानक इनकी नजर एक बावले गधे पर पड़ी। गैर मुतवक्के लोगों को देखकर गधा इन पर झपटा और सीधा हसन पर हमला और हो गया। देखते ही देखते दोनों गठम गट्ठा हो गए। हसन ने फुर्ती और चालाकी से गधे की गर्दन दबोच ली और इसकी थूथनी जमीन पर रगड़ने लगा, मगर हथियार के बगैर वह न इसे मार सकता था। इस खींचातानी में इसकी जेब से रुपए गिरकर चारों तरफ बिखर गए। हसन काफी देर तक गद्दे से लड़ता रहा और बुरी तरह थक गया। उसे लगने लगा कि अब वह गधे को ज्यादा देर दबोच कर नहीं रख सकता कि अचानक इधर से एक सौदागर गुजरा। इसने जमीन पर बिखरे रुपयों को देखा और फौरन उन्हें उठाना शुरू कर दिया। रुपए बटोरते बटोरते जब वह उस जगह पहुंचा जहां हसन गधे की थूथनी जमीन पर रगड़ रहा था तो हैरान होकर पूछ बैठा, ये तुम क्या कर रहे हो और जमीन पर इतना पैसा कैसे बिखरा पड़ा है? हसन ने हाफते हुए जवाब दिया, यह कोई मामूली गधा नहीं। जब मैं इसकी नाक मिट्टी पर रगड़ता हूँ तो यह रुपए देता है। इसे कुश्ती बहुत पसंद है और मैंने इसे पालतू बना लिया है। बेचारा बकरी की
तरह सीधा साधा है। सौदागर की आंखें चमक उठी। वह बोला, इसे मुझे बेच दो। हसन ने कहा, बेच दूंगा मगर सस्ती कीमत पर नहीं। मैं इसके बदले 1 लाख से कम ना लूंगा। ये रोजाना 1 रुपया देता है। सौदागर सोचने लगा कि यह तो रुपयों का चश्मा है। मैंने जिंदगी में बहुत कारोबार किए मगर सब इसके आगे कमतर हैं। अगर यह गधा मुझे मिल जाए तो फिर मुझे कभी मेहनत ना करनी पड़ेगी। इसने फौरन हसन को 1 लाख गिन कर दे दिया। साथ ही जो रुपए इसने जमीन से बटोरे थे वह भी हसन ने ले लिए। फिर गधे को सौंपते हुए बोला, लो अब ये तुम्हारा है, बस ख्याल रखना इसकी थूथनी जमीन पर रगड़ते रहना। गधे से जान छुड़ाते ही हसन घोड़े पर कूदा और आयशा को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक धोबी मिला जो धूप में कपड़े सुखा रहा था। हसन ने जानबूझकर थैले से मिठाई निकाली और चटखे लेकर खाने लगा। धोबी के मुंह में पानी आ गया। हसन ने बड़ी सादगी से उसे भी थोड़ी मिठाई खाने को दी। धोबी को मिठाई बहुत लजीज लगी। हसन बोला, अच्छी है ना? मुझे भी ये बहुत पसंद है, मगर यह कोई मामूली मिठाई नहीं। इस पहाड़ पर झील के किनारे एक खास दरख्त है। ये मिठाई उसी दरख्त पर लगती है। तुम चाहो तो वहाँ जाकर जितनी चाहो तोड़ो और जी भरकर मिठाई खाओ और साथ ही झील का मीठा पानी भी पियो। अगर दिल लगाकर काफी मिठाई इकट्ठी कर सको तो उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। धोबी इसकी बातों में आ गया और फौरन उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जाते जाते बोला, भाई तब तक मेरे कपड़ों का ख्याल रखना। ये कपड़े बहुत कीमती हैं, खालिस रेशम के। धोबी के जाते ही हसन ने कपड़ों की गठरी बांधी, उसे घोड़े पर लादा और अगले गांव की राह पकड़ ली। वहाँ इसने उन रंग बिरंगे कपड़ों को एक दरख्त की डालियों पर बांधा और जोर जोर से दुआ मांगने लगा, जादुई दरख्त, ए अल्लाह के करम से बने हुए मेरे लिए रेशम उगाओ। इधर से गुजरते एक ताजिर ने इसकी बातें सुनी। उसे हैरत हुई कि दरख्त पर रेशम कैसे उग सकता है। वो हसन के पास आया और पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? हसन ने कहा, ये अनोखा दरख्त है, इस पर फूलों की बजाय रेशम उगते हैं। बस इसके तने को पकड़कर यह कहना होता है, ए जादुई दरख्त मेरे लिए रेशम उगाओ। बस यह फौरन रेशम के कपड़ों से लग जाता है। और कपड़े ऐसे उम्दा के बादशाहों और अमीरों के पास भी क्या होंगे। मेरी बीवी आयशा को देखो, वह कभी एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनती, वह हर रोज नए कपड़े पहनती है। ताजिर का कपड़ों का कारोबार था। वह सोचने लगा कि इससे तो उसे कपड़ों की खरीदारी और दर्जियों से सिलाई के झंझट से निजात मिल जाएगी। इसने हसन से सौदा किया और भारी रकम देकर जादुई दरख्त का मालिक बन गया। हसन आयशा को लेकर वहाँ से चल पड़ा। आयशा इसके साथ इतनी खुश थी जितनी वह जिंदगी में कभी न थी। ताजिर ने दरख्त के तने को पकड़ा और हसन का सिखाया। दुआ या कलमा दोहराते हुए कपड़े मांगने लगा। कई बार इसने वह कलमा दोहराया मगर जब उसे कुछ न मिला तो उसे एहसास हुआ कि वह एक आम दरख्त है और उसे बेवकूफ बनाया गया। इधर वह दोनों ठग जाबिर और सुफियान अब भी हसन को ढूंढ रहे थे। वह उस हलवाई की दुकान पर पहुँचे जहाँ से हसन मिठाई का थैला भर कर ले गया था। हलवाई अब भी गुस्से से तप रहा था। इसने पूरी बात उन दोनों ठगों को बताई। दोनों ने सोचा कि यह जरूर ज़ैनब का बेटा हसन ही होगा। जब हलवाई को हसन के बारे में पता चला तो वह भी इनके साथ शामिल हो गया। आगे बढ़े तो उन्हें फाखरा मिली जो अपनी बेटी आयशा के लिए परेशान थी। इसने अपनी दास्तान सुनाई तो ठग, हलवाई और फाखरा सब मिलकर आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाकर उन्हें वह सौदागर मिला जिसने गधा खरीदा था। वह गधे से लड़ते लड़ते निढाल हो चुका था। ठगों ने लाठियों से गधे को मार भगाया। सौदागर ने राहत की सांस ली और पूरी बात बताई। फिर वह भी इनके साथ शामिल हो गया। फिर उन्हें धोबी मिला जो अपने कपड़ों के नुकसान पर सर पकड़ कर बैठा था। ठगों ने उसे तसल्ली दी और वह भी इनके साथ हो लिया। इसी दौरान कपड़ों का ताजिर भी इनके पास आया और बताया कि हसन ने उसे भी धोखा दिया। अब यह टोली बड़ी हो चुकी थी। यह सब मिलकर हसन की तलाश में निकल पड़े। आखिरकार सब हसन के घर पहुँचे। सब गुस्से से भरे थे और उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। हसन जो अब तक खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था, नरम लहजे में बोला, देखो मैं ना ठग हूँ ना चोर, मैं तुम्हारी हर चीज वापस करूँगा। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम सबको समझाऊं कि लालच में अंधा होकर इंसान अपनी आँखों के सामने की हकीकत भी नहीं देख पाता। ये सब एक सबक था ताकि तुम सीखो। इसकी नीक नियति और शाइस्तगी देखकर सब हैरान रह गए। इनके गुस्से की जगह मोहब्बत और एहतराम ने ले ली। हसन ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि मेहमानों के लिए उम्दा खाना तैयार करो और आरामदाह बिस्तर लगाओ। सबने खूब खाना खाया, आराम किया और इस यकीन के साथ चैन की नींद सोए कि इनका माल
वापस मिल जाएगा। इसी दौरान हसन गांव के चौकीदार के पास पहुंचा। इसने उसे अच्छी खासी रिश्वत दी और अपने हक में कर लिया। चौकीदार ने उसी रात गली ढोल पिटवाया और ऐलान कराया, सुनो सुनो सुनो, बादशाह का हुक्म है कि जिस घर में कोई अनजान मेहमान ठहरा हो, घर का मालिक उसे कल सुबह दरबार में पेश करे। मुमकिन है कि वह कोई जासूस हो। जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे गद्दार समझा जाएगा और फौरन फांसी दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर सुफियान, जाबिर, हलवाई, फाखिरा, सौदागर, धोबी और ताजिर सब सहम गए। उन्हें डर लगा कि कहीं बादशाह उन्हें सच्चा जासूस न समझ ले। घबरा कर उन्होंने उसी रात भाग जाना बेहतर समझा। वह भागते भागते एक जंगल में पहुँचे और सांस लेने के लिए रुके। जाबिर ने सुफियान से कहा, भाई मैं देहाती ठग हूँ और तुम शहरी ठग, मगर यह हसन तो हम सबका सरदार निकला। हम लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे, मगर इसने तो हमें ही ठग लिया। हमारा माल भी गया और हम जान बचाकर भी भाग रहे हैं। सबने मान लिया कि वह हसन की चालाकी के सामने कहीं नहीं टके। इधर हसन आयशा के साथ सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगा। अब वह गाँव वालों की नजर में न सिर्फ होशियार बल्कि काबिल एहतराम भी बन गया।